नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों दखल देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में ईडी और केजरीवाल फिर आमने सामने हुए तो वहीं मिशन 2024 में क्या आरोप बना है चुनावी हथियार, देखेंगे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दो 2024 के लिए चुनाव सरगर्मियां तेज। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रेस वार्ता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह समेत कई नेता भाजपा में हुए शामिल। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में की बैठक आज। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मामले में दखल नहीं देने की बात कही। बदायूं दोहरे हत्याकांड में फरार दूसरा आरोपी जावेद आया गिरफ्त में। पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। जावेद पर 25,000 रुपए का था इनाम। आबकारी नीति मामले में ईडी के सामने आज होनी है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग की। और कर्नाटक के राज्यपाल ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले विधेयक को किया खारिज। राज्य सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। 2 दरअसल इस पे याचिकाएं पड़ी थी और भी तमाम याचिकाएं थी जिनको क्लब किया गया था और जो आयुक्तों की नियुक्ति थी उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर रोक की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में दखल देने से भी इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पर रोक से अव्यवस्था और अनिश्चितता बढ़ेगी। अदालत ने कहा इससे अव्यवस्था और अनिश्चितता बढ़ेगी। अदालत ने यह भी कहा कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। फिर इस तरह की याचिका पर को उन्होंने खारिज कर दिया। केंद्र सरकार की दलील, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी में कानून बनने के फौरन बाद शुरू हो गई थी। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया फरवरी में कानून बनने के फौरन बाद शुरू हो गई थी। तो यानी कानून बना और उसके बाद यह प्रक्रिया की शुरुआत तुरंत कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून को चुनौती दी है। तो नए कानून को चुनौती दी थी और उसके तहत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्षी नेता का 3 सदस्यीय पैनल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। जो नया कानून है उसके तहत एक 3 नेताओं का पैनल, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, इसका एक पैनल होता है और ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। जो नया कानून है उसके तहत सरकार ने कहा 73 साल तक पीएम द्वारा होती थी नियुक्ति, अब 3 सदस्यीय कमेटी तय करती है। तो अभी तक प्रधानमंत्री तय किया करते थे कि कौन होगा चुनाव आयुक्त, और अब जब कमेटी उसको तय कर रही है तो उस पर सवालिया निशान क्यों। फरवरी में अनूप चंद पांडे के रिटायर होने और 8 मार्च को अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद से
2 आयुक्तों के पद खाली हो गए थे। इन दोनों पदों पर नए कानून के अनुसार गठित पैनल ने नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की थी। तो जो नया कानून था वो लागू हुआ था, जो पैनल था उसने नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें पूरी की थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारियों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई है इसमें। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी याचिका थी इसमें हमने इस बात को समझा है कि इस पे वो कानून को खारिज करने की बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इसमें वो इंटरवीन करे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दखल देने से इनकार किया। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ मांग की गई थी याचिका में? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक याचिका लंबित है जिसमें इस कानून को चुनौती दी गई है जो नया अधिनियम संसद ने पारित किया है। उस याचिका में चुनौती ये कह करके दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि प्रधानमंत्री के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस पैनल में होंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात जो उठ के आई है कि वो जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो केवल उस वक्त तक के लिए था जब तक कि नया कानून नहीं बन जाता। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला निखिल इसलिए पहुंचा था कि जब हमने देखा कि कांग्रेस के पास इतने भी सांसद नहीं थे कि उसको नेता विपक्ष का पद दिया जा सके, तब एक संकट ये पैदा हुआ था कि आखिर पुराने कानून के मुताबिक जिसमें कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री, ये 3 लोग हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने से पहले। लेकिन जब कोई नेता विपक्ष नहीं था तो उस वक्त जो तैनाती हुई थी उसमें प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग के बाद ये अपॉइंटमेंट हुई थी। तब ये चुनौती दी गई कि ये संतुलित तरीका नहीं था और इसमें पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था तो ये कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बना देती तब तक ये व्यवस्था रहेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैनल में होंगे। अब जब ये नया कानून आ गया है और उसमें ये प्रावधान किया गया है नए कानून में कि नेता विपक्ष या विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता पैनल का हिस्सा होंगे, तो ये विराम लग गया था पूरी जो भी विवाद चला था उस पर। लेकिन एडीआर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए, उसमें संतुलन होना चाहिए और एक तरीके की न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अब क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव के 2 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, तो ये कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलिटी नहीं है, यह एडीआर का आरोप था। अब जब ये याचिका लंबित थी, इसी बीच में इन 2 नियुक्तियों को चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि चुनाव सर पे हैं और ये बात याचिकाकर्ता से भी पूछी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये बताएं कि बेहतर स्थिति क्या होगी, 3 चुनाव आयुक्त चुनाव को कराएं या अकेले एक चुनाव आयुक्त इस पूरे चुनाव को कराएं, कौन सी व्यवस्था को आप बेहतर मानते हैं? दूसरा सवाल कोर्ट ने ये पूछा याचिकाकर्ताओं से कि क्या आपको इन दोनों के छवि को लेकर कोई आपत्ति है कि इनको लेकर के कोई आपत्ति है? तो उनकी व्यक्तिगत जो भी छवि है उसको लेकर के भी याचिकाकर्ताओं के पास कोई आपत्ति नहीं थी। तो कोर्ट ने यह माना कि बेहतर यह होगा कि जो आपकी मूल याचिका है कानून को चुनौती देने वाली, हम उसको सुनेंगे, लेकिन ये नियुक्ति के खिलाफ जो याचिका है इनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये कहते हुए 2 याचिका थी मुख्य तौर पर, इसमें उन दोनों को रद्द कर दिया और ये कहा कि मेरिट्स पर हम इस बात को जरूर सुनेंगे कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी की कमी है अभी के सिस्टम में भी, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुद्दा हो सकता है जिस पर हम सुनवाई कर सकते हैं। वो सुनवाई आगे होगी, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि नियुक्ति को अभी जो चुनौती दी गई थी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं। ये 3 चुनाव आयुक्त ही अगला आम चुनाव करवाएंगे, ये स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। जी, अगला आम चुनाव यही चुनाव आयुक्त कराएंगे और कहा है कि इसमें कोई दखल नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ।
तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब चर्चा करेंगे कि मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनावों का जो मिशन है 2024, उसमें क्या आरोप बने हैं चुनावी हथियार। क्या मुद्दों के बजाय अब आरोप और एक नैरेटिव गढ़कर चुनावी हथियार के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। और क्या इसमें सच्चाई है, क्या जो सही वस्तुस्थिति है उसकी बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जाने से पहले सरकार पर बैंक अकाउंट फ्रीज करने का बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। कहा कि ये सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कराया गया है कि उनके पार्टी का अकाउंट जो है वो फ्रीज करा दिया गया है। राहुल गांधी का आरोप है कि पार्टी के पास रेल टिकट खरीदने लायक तक के पैसे नहीं बचे हैं। तो रेल टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं खामोश हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। क्या कांग्रेस पार्टी बैंक खाता फ्रीज को चुनावी मुद्दा बना रही है या विक्टिम कार्ड खेल रही है? यह भी एक सवाल है कि क्या कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाना चाहती है, इस पे विक्टिम कार्ड खेल रही है। लेकिन हकीकत क्या है यह भी गौर करना जरूरी है। तो चेन ऑफ इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। वर्षों पुराने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर पार्टी को भेजी जा रही थी नोटिस। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को फटकार भी लगाई थी और पूछा था कि 3 वर्षों से क्या आप सो रहे थे, उस वक्त आप क्यों नहीं आए। 135 करोड़ रुपए बकाया फंड को लेकर 2021 में इनकम टैक्स ने कार्रवाई की थी, लेकिन अब तक बकाया चुकाने को लेकर पार्टी ने कोई कार्रवाई या कोई पहल इसमें नहीं की। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया गया है। चंदे के अतिरिक्त आय को लेकर इनकम टैक्स ने 10 साल पहले जानकारी मांगी थी। 10 साल पहले यह जानकारी मांगी थी, लेकिन पार्टी ने इसे देना कभी भी उचित नहीं समझा। ट्रिब्यूनल ने नहीं किया है अकाउंट फ्रीज। ये भी एक नई जानकारी आई है कि अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं, बल्कि कुछ खास रकम को फ्रीज किया गया है। क्या लोकतंत्र में कानून न मानने की छूट मिली हुई है? यानी कि आप लोकतांत्रिक दल हैं, आप एक राजनीतिक दल हैं, तो कानून को नहीं मानेंगे। कानून में छूट को लेकर सीएम केजरीवाल एक बार फिर पहुंचे हैं हाईकोर्ट। तो इसी तर्ज पर कानून में छूट केजरीवाल भी चाहते हैं। शराब घोटाले में अब तक 9 समन को केजरीवाल इग्नोर कर चुके हैं। आज ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन कोर्ट से वो संरक्षण मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, गिरफ्तारी का डर है उनके पास। आखिर गिरफ्तारी से केजरीवाल क्यों चाहते हैं संरक्षण? अगर निर्दोष है तो डर किस बात का? तो सवाल उठ रहे हैं कि अगर केजरीवाल निर्दोष हैं तो डर किस बात का, क्यों संरक्षण चाहते हैं वो अदालत से। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलेना ने कहा है कि ईडी भाजपा जो है वो यानी सरकार ईडी को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अपनी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। क्या कुछ कहा आतिशी ने, आइए सुनते हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनकी मेजॉरिटी आए, उनकी सरकार बने, उसमें विपक्ष के एक महत्वपूर्ण नेता होने के तौर पे अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर सके। और इस पर पलटवार किया बीजेपी के नेता बांसुरी स्वराज ने। क्या कुछ कहा बांसुरी ने, आइए ये भी सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो वो नेता हैं जो सबको नसीहत देते थे कि आपको जांच में जुड़ना चाहिए। ये वो नेता हैं जो अपनी कट्टर ईमानदारी का बखान करते थे। पीएमएलए एक्ट में जब भी एक समन आपके पास आता है
उसमें जांच में जुड़ना अनिवार्य होता है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन्स का निरादर करते हैं तब तक वो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में एक नया ऑफेंस अपने विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्या इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इतने भयभीत हैं? तो बीजेपी सवाल उठा रही कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है क्या? क्यों भयभीत है आखिर केजरीवाल? और इसके बाद अगर बात करें जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं उसमें भी क्या कुछ कहा नेताओं ने? राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां लोकतंत्र नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। और इसका पलटवार किया बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार की वजह से हताश हो गई है। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। तो हार में की वजह से हताश है कांग्रेस पार्टी और इस वजह से बहाना ढूंढ रही है, कहना है बीजेपी का। फिलहाल इस पर क्या कुछ विश्लेषण है, क्या कुछ सच है, इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ कहते हैं राजनीतिक दल, इसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर, बीजेपी की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है डॉक्टर टीना। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपने सुना जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा आरोप है, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से हुआ है, क्या सच्चाई है, किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे आप? निखिल, जब मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था तो मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा था, क्या इस देश में आम नागरिक के लिए अलग कानून है और इस देश के नेता और वीआईपी के लिए अलग कानून है क्या? जब आप राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो राहुल जी आज जो बात कह रहे थे उस बहुत गंभीर बात है और इसको समझना चाहिए कि इलेक्शन के मुहाने में कांग्रेस पार्टी के आज इस तरह का स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सोनिया जी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और खुद जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सब एक मंच पे थे पीसी करते हुए, तो लग रहा था कि देश को कुछ गंभीर मुद्दे पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। लेकिन आप किस तरह से आरोप लगाते रहे हैं। जब राहुल गांधी कह रहे थे कि इस बात को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, मतलब उनका कहना यह है कि भारत में जो लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि कोर्ट चुप है, इलेक्शन कमीशन चुप है, मीडिया चुप है। तो इसका मतलब राहुल गांधी जो चाह रहे हैं इन लोगों से वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है। अब सवाल ये है कि जब आप इस तरह के आईटी पे और ट्रिब्यूनल पे सीधे आरोप लगा रहे हैं तो आप सीधे सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप इस इनकम टैक्स के मामले में ट्रिब्यूनल से होते हुए हाई कोर्ट गए हैं और अभी आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब आप खुद सुप्रीम कोर्ट में इसको मामले के लिए गए हैं। जब आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगते हुए दिख रहे हैं कि हम पे जो ये आईटी ने ये चार्ज लगाया है और हमारा जो कुछ बैंक के अकाउंट है उसमें कुछ मनी को आपने फ्रीज किया है, वो किस लिए किया है। तो जब इनकम टैक्स से इतने दिन का ये मामला, तो हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या 2021 से आप अभी तक सोए हुए थे जो इस मामले पे आपने कोई इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, या आप इनकम टैक्स की तरफ ये अपने चीज़ों को लेके पेश नहीं हुए। तो सवाल ये है कि इनके जब कभी भी आप ये देखिए कि आम लोगों में और बाकी जो वीआईपी और नेताओं में क्या अंतर है कि पार्टियां ये मान चुकी थी कि इस पे हमें कोई सवाल होना ही नहीं है। सवाल सिंपल से है कि आपको चंदे पे कोई सवाल नहीं होता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन चंदे से ऊपर का जो आपकी रकम है उसको बताना पड़ता है हर पॉलिटिकल पार्टी की इसके सोर्स क्या है, और ये अगर आपकी आय है तो इस पे आपका एक टैक्स होता है। ये बात भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ में ये होता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी इसको इनकम टैक्स में अपना जवाब देती है और इसकी एक परंपरा है। कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है, शायद इसलिए 10 साल पुराने मामले को लेके जब ट्रिब्यूनल में ये मामला आया और उनको फाइन लगाया गया, और इस फाइन के बाद जब इनका एक बैंक अकाउंट में उसमें कुछ रकम जो फ्रीज किया गया,
उसको आज इस रूप में अगर पार्टी ला रही है, कांग्रेस पार्टी इस तरह से कह रही है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, चंदे में चुनाव में जाने के से पहले हमारे पास पैसे नहीं है कि हम रेल की टिकट भी खरीद पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की तरफ से जो जवाब दिया है कि ये हार की हताशा है, तो इसे समझने की जरूरत है। निखिल जी, डॉक्टर टीना से इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना, आपने सुना कि किस तरह से ये कहा गया कि जो सियासी दल हैं या जो वीआईपी हैं, क्या उनके लिए अलग कानून होना चाहिए इस देश में? जब एक कानून सम्मत प्रक्रिया चल रही थी, आप लोग खुद हाई कोर्ट गए हुए थे, हाई कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, तो फिर ये जो सारी कवायद की गई, इसको जब ये आरोप लगाया जा रहा है कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही कांग्रेस, तो गलत कहां है? देखिए, आज हो क्या रहा है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसके एक महीने पर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हर एक जनता को जो हमें सुन रही है, देख रही है, आपके दर्शक देख रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भारत देश को, भारतवर्ष को किस तरीके से रशिया बनाने पर तुल रही है, किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। आज इससे पहले आप देखेंगे जब हम सत्ता में थे तो ये देश किस लिए जाना जाता था? ये देश इसलिए जाना जाता था कि लोकतंत्र यहाँ जीवित है, यहाँ जिंदा है। आज किस तरीके से हमारे सारे अकाउंट, महिला आयोग, महिला का, युवा, जितने भी अकाउंट थे सब अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। और किसके दबाव में किया गया है? सबको पता है, नरेंद्र मोदी साहब के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने कायर और डरपोक प्रधानमंत्री, जब राहुल गांधी जी उनके खिलाफ बोलते हैं और उनको पता है कि जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तब उन्होंने ये फाइलें जो है वो खुलवाई है। ये बहुत पुराना मामला है, ये तो 31 साल पुराना मामला आज याद आ रहा है, जब सबको पता है कि 20% आबादी का हम कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है और उनके साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होता है तो हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा। डॉक्टर टीना कॉन्फ्रेंस मजबूरी में करनी पड़ रही है, हमें बताना पड़ रहा है चुनाव से पहले कि हमारे साथ कितना दोगला व्यवहार किया जा रहा है और इस तरीके से चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। या तो फिर आपको तो कह देना चाहिए कि देश रशिया है। ठीक है डॉक्टर टीना, एक बात जो जहन में आती है, जो आपके आरोप है, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप लोग तो ऑलरेडी कोर्ट में हैं, इसमें बीजेपी कहां से कर रही है? मतलब आपका यही कहना ना कि सारा काम बीजेपी करा रही है, आप तो ऑलरेडी अदालत की शरण में है, मामला कानून में, पहले ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट में, तो या तो फिर अदालतों पर भी आपको भरोसा नहीं है। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि जब आप अदालत में ऑलरेडी हैं और फिर भी बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसका मतलब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अदालत से राहत नहीं मिल रही। एक तरफ तो सत्ताधारी दल है जो लगातार चंदा लेकर जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अपना अकाउंट भर लिए हैं, जिन्होंने 7 सितारा होटल ही कहूंगी मैं, कार्यालय पूरे देश के अंदर खोल के रखे हैं, एक तरफ वो पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। जो हम बार बार कहेंगे कि हमारे पास चुनाव में लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा किसकी वजह से नहीं है? वो बीजेपी की वजह से कि हम ऐसे समय पर, ऐसे मौके पर जब चुनाव में हम इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी दरअसल बहुत सारी बातें कही गई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहा कि हमको तो महज 11% इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। ये सारी बातें भी, उसका भी रिवर्ट बैक हुआ है। हम आपको, अपने दर्शकों को ये बाइट पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस चर्चा पे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दरअसल उन्होंने कहा क्या। जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा बॉन्ड के बारे में जो तथ्य निकल कर सामने आए, देश की जनता, एक आम नागरिक देख सकता है कि कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 11% ही उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है, जैसा कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी इस बात को कह रही थी। और संबित पात्रा का ने जो जवाब दिया है उसमें उनका ये कहना है कि दरअसल इस पूरे सिस्टम को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था और आज वो इसमें हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आइए ये दिखाते हैं आपको। जब ये सिस्टम बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी ने इसे सपोर्ट किया था, मगर आज आश्चर्य का विषय है, जैसे रवि जी ने कहा कि ये बहाना ढूंढने का जो तरीका है कि आज हम हार रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, तो किसके सर पे नारियल फोड़ना है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सर पे नारियल फोड़ देना है। तो
मैडम टीना, आप अपनी बात को जारी रख सकती हैं। आपने 2 बाइट्स मैंने बीच में इसीलिए सुनवाई है क्योंकि सो दैट उसका पेस बन सके। जो बात आप कह रही थी कि 11% ही पैसे मिले हैं, उसका भी जो तर्क है वो दिया गया है कि भाई हमारे पास सांसद ज़्यादा हैं, हमारे पास सरकारें ज़्यादा हैं, हमारे लोग ज़्यादा हैं, हमारा संगठन ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। और अब बीजेपी तो ये भी कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था, आज उसका विरोध क्यों? देखिए 56% सत्ताधारी दल को मिले हैं। तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट जब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब जवाब मांग रहे हैं तो छुपते हुए क्यों फिर रहे हैं? आइए सामने आइए, बताइए कि किसको आपने चंदा दिया है, किससे आपने धंधा दिया है, किससे चंदा लिया और किसको धंधा दे रहे हैं। अब हम बार बार तो सवाल पूछेंगे, लेकिन अब देखिए कि जिस तरीके से चुनाव की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चुनाव के अंदर एक तरफ तो सारी संस्थाओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी, मीडिया तक, कोर्ट तक, हम ये कहेंगे कि सब पर दबाव बनाकर अब सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार किया जा रहा है। सिर्फ चुनाव, बीजेपी अपना चुनाव करती जा रही है। और अब ये जिस तरीके के बिल्कुल चुनाव के समय पर हम जनता के बीच ये अपनी आवाज उठाएंगे, हम अपनी बात लेकर जाएंगे कि हमारे साथ जिस तरीके से एक व्यवहार जिस तरीके से किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। या तो जिस तरीके से देखिए जितना सभी संस्थाओं पर एक समय में जब हम बार बार कहेंगे कि जब हमारी सरकार थी तो किस तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को एक स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य करती थी, आज किस तरीके से, चाहे आप ऊपर से उठाकर देख लीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं था। देखिए, मैं बीच में आपको टोकना नहीं चाह रहा, मैं बीच में आपको टोकना रहा, लेकिन सीबीआई को तोता और पिंजरा ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था, तब यूपीए गवर्नमेंट ही थी, तो ऐसा नहीं है। देखिए जी, हुड्डा जी के खिलाफ नहीं, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि वो हमेशा ऐसा नहीं हुआ है। मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी बात आ गई, लेकिन वो बात अभी भी डॉक्टर टीना जो दरअसल मैंने सवाल पूछा था उसका अगर जवाब मिलता, क्योंकि मेरे जहन में सचमुच ये बात है कि जब मामला हाईकोर्ट में है, आप लोग बार बार कहते रहे कि भाई अदालतों का तो आप सम्मान करते हैं ना, जब मामला हाईकोर्ट में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए अनुजा जी के पास जाएंगे। अनुजा जी, ये आपको लगता है कि ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? किस तरह से? क्योंकि आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप बार बार उनके ऊपर जो है उनका पैसा तक छीन लिया बीजेपी ने, सीधा खुला आरोप लगाया, लोकतंत्र नहीं रह गया देश में। बिल्कुल, देखिए निखिल जी और मेरे सारे पैनलिस्ट, मुझे इस बात की बहुत हैरानी है कि पहली बात तो इस चीज का ही बहुत बड़ा एतराज है कि आप एक डिफॉल्टर, आप अपने आप को आपने जो खुद के काम आपके जो रहे हैं, जिनकी वजह से आपने अपनी पार्टी को डिफॉल्टर के रूप में खड़ा कर दिया, जो एक लीगल प्रोसेस है वो चल रहा है, उसके लिए आपने अपनी पार्टी का जो ये स्टेज आप ले रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे हैं और एक विक्टिम प्ले कार्ड कर रहे हैं, यही एक बहुत ही हैरानी वाली बात है। आप डिफॉल्टर हैं, आपके अपनी वजह से आप 40 to 45 डेज खुद लेट हुए, खुद आपने उस जो एक आप, क्या आपके पास सीए नहीं है? क्या आपका खुद का चार्टर अकाउंटेंट नहीं है कोई जो आपको इन चीजों के लिए बताता रहे? वैसे तो आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं लॉयर्स के ऊपर, आप कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप इधर से उधर मारे फिर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कहते हैं आपके पास प्रचार करने के लिए पैसा नहीं है। अभी आपको इतना पैसा मिल गया यहाँ पर, और आपके तो सिर्फ 115 के करीब ही तो फ्रीज किए हैं, बाकी तो आपको कहा है कि आप यूज कर लीजिए। और बीजेपी कैसे आ रही है इसके अंदर? ना बीजेपी का इसके अंदर क्या मोटिव और वो खड़ी क्यों होगी इसके अंदर? ये आपका प्रोसेस है, आप एक डिफॉल्टर है, आपकी एक प्रक्रिया चल रही है, आप कोर्ट से बात कर रहे हैं, कोर्ट आपसे बात कर रही है, आप आईटी से बात कर रहे हैं, आईटी आपसे बात कर रही है। तो क्या हर एक आदमी, एक आम इंसान को ये प्रिविलेज है कि जब उसको इस तरीके का नोटिस आईटी के पास आता है, क्या मुझे प्रिविलेज है कि मैं पीसी करके अपने लिए बता सकूं कि शो कॉज नोटिस आया है मेरे पास? आपको क्या लगता है कि मेरे घर में नहीं आता होगा? तो क्या मुझे अलाउड है कि मैं इस तरीके से ढिंढोरा पीटूं और आप दुनिया को आप अपनी नाकामी बता रहे हैं कि मुझे 20% वोट मिलते हैं? ट्राइंग टू से मतलब 20% आपको वोट मिलते हैं, तो इसमें हम लोग का क्या गलती है? आपको 20% वोट मिलते हैं, ये आपकी कुकर्म है, ये आपके कांड है जो आपको 20% वोट मिल रहे हैं, उसमें हमारे को क्या लेना देना? तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए पहले कि इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप अपना रोना ना रोए घर का, ये आपके घर का रोना है, आपके अपने कांड है,
आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप इससे बात कीजिए। आपके सीए ने आपको टाइम पर जगाया नहीं है, या आप अपने घर के रोने को पब्लिक के साथ ना बूझ करिए, और ना ही किसी मीडिया को इसका हिस्सा बनाए, ना कोर्ट को हिस्सा बनाए, ना आप दूसरी अपोजिशन पार्टी के से रिलेटेड तो आप बात करते नहीं कभी। जो रूलिंग पार्टी है उसके पीछे आप पड़े रहते हैं। आप अपने वक्त में जब आपका कांग्रेस का इरा था, उस तरह से जब आपने इतना करप्शन करते चले आए, बेलों पर आप बाहर रहते रहे, उसके बावजूद भी आप कोर्ट को गालियां देते रहते, वैसे आप कहते कि कोर्ट के साथ हम लोग खड़े हैं। तो कौन कहां खड़ा है ये देखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, अरे इलेक्ट्रल बॉन्ड का 6000 की बात आप करते हैं। 6000 इज अ लॉन्ग पीरियड रिलेटेड टू 2018 के बाद से 2019 से अब तक की बात हो रही है, और अब के बारे में तो हमें इतना चंदा मिला भी नहीं। और हमारे को जितना चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड में जब मिला, उस वक्त मिला जब आचार संहिता चालू हो चुकी थी। हम उस चीजों से रिलेटेड या उसके बाद हम लोग ले भी नहीं सकते थे। तो आप इस बात से पहले, मुझे लगता नहीं कि आप लोग अपना होमवर्क कर आते हैं, ये चीज को देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि जो काम आपको खुद को करना चाहिए था बैठकर, वो आप बीजेपी को क्यों इस चीज के अंदर लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब आपकी लड़ाई एक लीगल लड़ाई है, तो आप अपने घर की लड़ाई, लीगल लड़ाई को प्लेटफॉर्म पर लाकर पब्लिक को इन्वॉल्व करके अपने आप को विक्टिम प्ले कार्ड दिखाकर आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं सर। फ्रोजन अकाउंट आपकी खुद के कांडों की वजह से हुआ है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। और 20% वोट अगर आपको मिल रहे, तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर अनुजा कपूर, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर टीना, आप के पास आए, इससे पहले मैं विनोद जी के पास जाना चाहूंगा एक सवाल के साथ में कि विनोद जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, और राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास रेलवे का टिकट खरीदने का पैसा नहीं है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि सारे अकाउंट तो फ्रीज किए नहीं गए, जहां तक मेरी जानकारी, उस पर मुझे करेक्ट करिएगा अगर उसमें कोई हेरफेर होगी। और दूसरी चीज, मैं इसमें केजरीवाल जी की भी बात लाना चाहूंगा कि वो भी इसी तरह का वो चाहते हैं कि उनको भी जो नियमित कानून है, जो देश की कानूनी प्रक्रिया है, उससे उनको छूट मिले, इसलिए वो दोबारा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। तो क्यों डर लग रहा है उनको गिरफ्तारी से? देखिए निखिल, डॉक्टर टीना हम लोगों से ज़्यादा प्रिविलेज का मामला जानती होंगी। उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो प्रिविलेज मिलना चाहिए, कानून, उसी तरह का केजरीवाल भी चाहते हैं कि हमें एक प्रिविलेज मिलना चाहिए। जबकि कानून की बात जब आप करते हैं तो उसमें देश के एक आम नागरिक से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक के लिए एक ही कानून है, उसके लिए अलग अलग कानून नहीं है। ये समझने में शायद प्रिविलेज के साथ में जब जोड़ते हैं तब शायद इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। डॉक्टर टीना, मैं सिर्फ आपको, आप दोनों प्रवक्ता विद्वान हैं, आप अपनी बात कर लेंगे खुद, लेकिन जब आप चीज़ों को रखते हैं तो इसमें नैरेटिव्स के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी रखना पड़ता है। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग आधे पौन घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 40 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुना है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी अगर आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये मामला ट्रिब्यूनल में गया, ये मामला हाई कोर्ट में गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है, आपने जिक्र नहीं की। आप सिर्फ एक नैरेटिव बनाते हुए दिखे कि इसमें बीजेपी ने हमारे सारे बैंक अकाउंट का फ्रीज कर दिया। बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, और उसके कुछ रकम फ्रीज है जो आप पे आईटी एक्ट में आपको फाइन लगाया गया है, उतने बैंक के अकाउंट फ्रीज हैं। अगर ये सारे आपके बैंक फ्रीज होते तो राहुल गांधी 2 भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहाँ से कर पाते? एक न्याय यात्रा में आपने ही बताया है कि 85 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक यात्रा अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई है, शायद उससे ज़्यादा ही बड़ी यात्रा थी तो उसमें उससे ज़्यादा खर्च हुए होंगे। मुझे नहीं जाना उन सवालों पर। सवाल ये है कि ये प्रिविलेज का, कि आप जो, जैसे अरविंद केजरीवाल भी यही प्रिविलेज चाहते हैं कि ईडी ये बता दे कि हम उनके पास जाएंगे, लेकिन पहले ये बता दे गिरफ्तार तो नहीं करोगे। अब ये जब आप इतने दिन से समन 9 समन आप ये कह रहे थे कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ईडी एक सिर्फ बहाना बना रही है, तो भाई तो आप 9वें समन के बाद में ये एश्योरेंस क्यों चाहते हैं कि हमें जब उसके पास सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी आपको क्यों हो जाएगी? तो ये सारी चीजें जब आप लेके आते हैं तो आप एक तरह से इस देश की व्यवस्था, इस देश के सिस्टम पे सवाल उठाते हुए दिखते हैं। जब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट के आपके तरफ से ये एक फैसला आता है तो आप उसकी जयकार करते हैं। आपको अगर हाई कोर्ट अपने दूसरे मामले में रिजेक्ट करता है तो आप कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं चुप है, ये खामोश क्यों है? तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप जब देखते हैं कि संस्थाएं जिस तरह आपके पास आपके लायबिलिटी है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बीजेपी ने सवाल उठाया, अभी रविशंकर प्रसाद ने पीसी में जो बातें कही है,
अगर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, 300 से 3 सांसद हैं उनके, अब ये इतने बड़े सांसद के पार्टी को, सरकार की पार्टी को इतना पैसा मिला है, तो आपके जितने सांसद हैं उसके हिसाब से अगर आपको मिला हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड तो कम से कम डबल ट्रिपल में परसेंटेज में है। टीएमसी को आप देख लीजिए, डीएमके को देख लीजिए, कितने सांसद हैं। तो ये सारी चीजें आप एक पर्सपेक्टिव में रखेंगे तब ये बात आएगी। और जब बात रही ट्रांसपेरेंसी की, तो ये भी बताना जरूरी है कि आपके पास जितने लोगों के पैसे आए हैं, जिन कंपनियों के पैसे आए हैं, अगर आप उसको सार्वजनिक करते हैं तो दूसरी पार्टी को भी ये करनी मजबूरी होगी। एक बार करके तो देखिए जो 1400 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को मिली है। निखिल जी जी, निश्चित तौर पर ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय कोई पहल कर ले, कांग्रेस पार्टी ये इस बात की पहल कर ले कि चलो हम 1400 करोड़ बना लेंगे। डॉक्टर टीना, दो बातें सामने आती है कि एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अदालती कार्रवाई का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या जानबूझकर उसको बताना छिपाना था क्योंकि विक्टिम कार्ड प्ले करना था? एक दूसरा और सवाल आता है कि जब राहुल गांधी की माफ कीजिएगा अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर के अभी कुछ महीनों पहले तक कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी, यहां तक कि जो उनके शीश महल था उसके ऊपर भी बड़ा मुखर होकर के प्रहार किया था। आज क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का इस पूरे जो भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार है, शराब घोटाला हो या चाहे जो दूसरे जो घोटाले हैं उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के? देखिए, पहले तो विनोद जी ने जो प्रिविलेज की बात की है वो मैं जरा बात कर लेती हूँ कि मोदी जी अब आचार संहिता लग गई है तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, वो केयर टेकर है सिर्फ सरकार के। किस तरीके का सेना का हेलीकॉप्टर लेकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, और हमने उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करी है। क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? तो प्रिविलेज कौन उठा रहा है, कौन फायदा उठा रहा है? देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग क्या ये भाजपा की जेब से पैसा जा रहा है? एक बात हो सकता है वो कर रहे हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रिविलेज के अगेंस्ट में प्रिविलेज आप ऐसी क्यों बात कर रही हैं कि उन्होंने, चूंकि हमने किया है उन्होंने भी किया तो बराबर हो गया? ऐसा नहीं है। अगर उनकी गलती है तो उनकी भी गलती है, आपकी गलती है तो आपकी भी गलती है। देखिए यही तो मीडिया का दोगलापन है। जब प्रिविलेज की बात आ गई, अब जब मोदी जी की बात आ गई तो किस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, बस मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं दरअसल जो बात कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर टीना, बहुत अच्छी बहस चल रही है। डॉक्टर टीना मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बिल्कुल है। मैं आपकी बात से इनकार भी नहीं कर रहा डॉक्टर टीना। पैसा खर्च हो रहा है वो किसका? डॉक्टर टीना मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके आरोप सही हो सकते हैं और आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग में गए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर चोरी के आरोप किसी के ऊपर लगते हैं तो ये कहना कि चूंकि अमुक व्यक्ति ने चोरी की इसलिए हमारी चोरी को सही ठहरा दिया जाए, ये सही नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं। देखिए साहब, अभी विनोद मिश्र जी ने ये बात बोली, मैंने उनको जवाब दे दिया कि देखिए दोगलापन कहाँ हो रहा है, किस तरीके से मोदी जी अपना चुनाव प्रचार किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो तो केयर टेकर है ना, उनको पैसा क्या मतलब इस बात का जवाब देंगे ही। चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा? हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग की बोनी हो गई, बहुत कसीदे पढ़ रहे थे, वो बहुत शेरो शायरी कर रहे थे। आज जवाब दीजिए, कब नोटिस जाएगा? विपक्षी पार्टियों को लगातार चुनाव आयोग नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, और आप मुझे बताइए कि अशोक चव्हाण पर भी यही आदर्श। ठीक है, ये इसका जवाब ले लेंगे हम, इसका जवाब ले लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से। अभी जो प्रिविलेज की बात आपसे पूछी गई है उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, कोई जवाब नहीं है इनके पास, क्योंकि इनको सिर्फ अरे वो देंगी ना जवाब, जो देंगी वो देंगे। अभी तो आप अपने वाले का जवाब दीजिए ना। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया जाए, उनके पैरों में जंजीर बांध दी जाए, और फिर ये कहते हैं कि न्यू इंडिया बना रहे हैं। ये कैसा न्यू इंडिया है? अब हम सवाल पूछेंगे, और मुझे लगता है कि मीडिया को तो जरूर सवाल पूछना चाहिए कि किस तरीके का न्यू इंडिया है ये। एक तरफ सत्ताधारी दल है और एक तरफ विपक्ष है, लगातार विपक्ष को कमजोर करने का काम बीजेपी। आपको लगता है कि अदालतें सत्ताधारी दल के साथ मिल गई है क्या? क्योंकि जो आपका आरोप बार बार आ रहा है, ये जो लगातार आपका आरोप आ रहा है, मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप अदालत में हैं फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल ने किया? आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जजों ने मिलकर की थी, तो आपको याद आ गया होगा। जब जज आकर रो रहे हैं तो उस पे तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? बस सिर्फ और सिर्फ आज जो है विपक्ष को अनाथ करने का काम जो हम कहते हैं, मीडिया हमें अनाथ बना रही है। अगर मीडिया आज इतनी स्पष्ट होती, साफ होती, तो आज सवाल पूछती तो साहब आप किस तरीके से पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। चुनाव आयोग आज अगर निष्पक्ष होता तो सवाल करता, आज कार्रवाई करते, मोदी जी पर कार्रवाई करते कि आप तो राहुल गांधी पर तो तुरंत नोटिस भेजते हैं, आज क्यों नहीं भेज रहे मोदी जी को नोटिस? आज कितनी गहरी नींद में सो गए हैं, तो हम सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आप मुझे जवाब दीजिए। अच्छा एक बार बताइए, जो केजरीवाल वाला प्रश्न है उस पर भी दे दीजिए जवाब, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे अनुजा जी के पास, जवाब ले लेंगे उनसे। आप मुझे बताइए, हेमंत विश्व शर्मा की फाइल दिखा दीजिए, उन पर क्या कार्रवाई हुई?
ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात छोड़िए, मैंने तो खाली आपका स्टैंड पूछा है केजरीवाल पे। अच्छा, आप बताइए, एक भी बात का सवाल सीधा जवाब नहीं देंगी डॉक्टर टीना? मैंने कहा कि केजरीवाल पर क्या स्टैंड है, ये बता दीजिए। केजरीवाल पर हम जवाब दे रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियों पर ही कार्रवाई कर रही है ईडी सीबीआई। ठीक है, ईडी सीबीआई नहीं कर रही है अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का, ये तो पीएम यानी कि 6 महीना पहले जो आप लोग आरोप लगा रहे थे गठबंधन होने से पहले, उस पर अब आपका यू टर्न है, ये माना जाए? इस समय तो देश की प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर शक उठ रहा है कि वो सच बोल रहे थे या उनके नेता सच बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले रहे हैं, जवाब ले रहे हैं। अनुजा कपूर जी प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर शक उठा रही हैं और इनका कहना है कि ये हाईकोर्ट से जुड़े हुए जो सवाल हैं उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है और अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं फिर कांग्रेस से पूछती हूँ, टीना जी मेरे साथ काफी बार डिबेट से बैठी है, मैं फिर पूछती हूँ टीना जी से कि कांग्रेस का इरा भी रहा है, भाजपा में हम लोग बहुत ही मुखर होकर ऑपोजिशन पे रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने कितनी बार हमारी बीजेपी पार्टी के ऊपर आपकी जो केज्ड पैरट है वो तो आपका ही था ना, तो उससे आपने भाजपा के कितने आपने करप्शन को उजागर किया? आप तो कहते हैं ना हम भी बहुत करप्ट फ्री पार्टी रही है और हम तो अपने केज पैरेट के साथ लोगों के ऊपर हम लोग भी ने भी बहुत ही सीबीआई और ईडी रेड्स मारी है। तो क्या रेड्स मारी है आपने? भाजपा का मुझे बता दीजिए, आपके ऑपोजिशन पे तो थे हम लोग। तो जब आपके पास कोई हमारे खिलाफ एक सबूत नहीं, आप हमारे को यहाँ पर बार बार अपनी डिबेट्स में इस तरीके का अपनी भाषा को रखते हैं आप लोग और अपना एक डेरोगेटरी रिमार्क मोदी जी की तरफ, वो तो खुद कह रहे हैं मुझे 104 बार गालियां दी गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप बताइए, क्योंकि आप लोग के पास कुछ होता नहीं तो ऑफेंसिव डिफेंसिव हो जाते हैं। आप बार बार कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी, अरे क्रेडिबिलिटी मोदी जी की आपको थोड़ी नहीं पता चलेगी। क्रेडिबिलिटी मोदी जी की 2014 में, 2019 में और पंचायती लोकसभा और इन सब एरियाज में बाइपोल्स में नजर आती नहीं जा रही है आपको। आपका राजस्थान में हमारी गोद में आ गया, आपका छत्तीसगढ़ हमारी गोद में आ गया। क्रेडिबिलिटी नहीं है तो और क्या है? क्रेडिबिलिटी नहीं है तो और क्या? अब आप तेलंगाना भी हमें दे दीजिएंगे कुछ ही दिनों में। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके पास जितने कुछ दिन बचे हैं उनको आप संभालिए, आपकी जो लॉ भुज रही है उसको आप संभालिए, क्योंकि आपके पास घी कम हो रहा है। आप हमारे को दो बातें कह देने से कुछ नहीं होगा। जो चीज लीगल प्रोसीजर है वो लीगल रहने दीजिए। और मुझे लगता है कि जो लोग लीगल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो लीगल प्रोसेस की लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि उसी से ही आपको निजात मिलेगा। आप कोर्ट को तो बातें सुना देंगे, कोर्ट आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा। आप अपने ही जिनमें राहुल गांधी जी को जितनी बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपने आप को सबूत दे रहे हो। आपसे सबूत मांगा है किसी ने? आपसे बोला है कि हम आपके परिवार से रिलेटेड कोई बात करें? नेशनल हेराल्ड का केस का इतना बड़ा कांड आपके सामने रहा, आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपके खुद के लोग बाहर घूम रहे हैं। आप बात करते हैं अजीत पवार की, आप बात करेंगे हिमंता भाई साहब की। आप बताइए कि वो जब आपके साथ थे तब तक वो करप्ट नहीं थे। आज भी अरविंद केजरीवाल करप्ट और अजय माखन कहते हैं अरविंद केजरीवाल इज करप्ट इन लिकर के। आज आप उनके साथ चाय को समूह से बैठकर खाना खाते हैं। कांग्रेस पार्टी पंजाब में उनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहती, दिल्ली में उनके साथ बात नहीं करना चाहती, पर भाई मुसेरे भाई साथ चोरों साथ बैठेंगे। तो मुझे बताइए सर, हम लोग की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप लोग क्रेडिबिलिटी, टीना जी आप लोग के ऊपर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर टीना कुछ कहना चाह रही है। बात को आप कुछ और खत्म कर देते हैं। आप अपनी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर चुके हैं। आप बताइए, क्योंकि अभी तक वो एलओपी रहे, डॉक्टर टीना होल्ड ऑन, डॉक्टर टीना उनको खत्म कर लेने दीजिए। जी कर लिया। डॉक्टर टीना जल्दी से बताइए, मेरे पास समय थोड़ा कम हो रहा है, मुझे मैं जाना है विनोद जी के पास। जी, बीजेपी बहुत नीचे गिर गई है, इतनी प्रतिशोधात्मक राजनीति कर रही है। इनका फूल खिला जरूर, वो भी नफरत और आग में। आप देखिए, हमारे नेता को 55 घंटे बैठाया ईडी सीबीआई ने, क्या जांच निकले? कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ ये जो है भ्रष्टाचार का। अरे भ्रष्टाचार में तो महाघोटाला देश के प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा है। इलेक्टोरल बोर्ड तथ्यों के आधार पर बात करिए। इस तरह से जबानी जबान खर्च करने से मैं ऐसे उसमें जाऊंगा भी नहीं। मैं इसमें जाऊंगा भी नहीं। ना इस तरह से कीचड़ उछालते रहे। मैं इस डिबेट में जा नहीं रहा हूं। आपको और अनुजा कपूर दोनों लोगों को मैं कहूंगा कि मैं इस तरह की डिबेट में नहीं, मैं इस तरह की नहीं। अनुजा जी और डॉक्टर टीना नहीं तो सवाल पूछा डॉक्टर टीना सेकंड्स के अंदर जी, मैं सिर्फ अपनी बहन को एक बताना चाहती हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आप लोग ही गए थे कोर्ट के अंदर, और आज इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में
बहुत कुछ बाहर निकलने की बात हो रही है, जिसके अंदर आपका भी बातें बहुत कुछ नजर आएंगी। तो ये बात मत अभी आपका कहिए कि निकल जो रहा है। बीजेपी जनता के बीच सब जा रहा है, जनता सब देख रही है। मैं देखिए, मुझे जनता लगता है देख कि रही अमित है शाह जी ने कैसे क्या जा रहा है, ये कैसे तय करेंगे, ये कैसे तय करेंगे? एक जने को 1400 करोड़ रुपए मिला है, बता दी है जी कि आपका बड़ी जल्दी इस उपड़ा साफ किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक के है, जरिए चलिए नजर आ अनुजा जी, जाएगा। तो ठीक आप है। इस बात से रिलेटेड परेशान मत ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी बात कह ली। मुझे विनोद जी के पास जाना। विनोद जी, आपको लगता है कि ये जो इस तरह के मुद्दे हैं और खासतौर पर आरोप, जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लाकर आरोप लगाना, तो ये क्या विक्टिम कार्ड खेलकर एक चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश इस तरह के मुद्दों को की जा रही है, असल मुद्दों से पीछे ढकेलने की बात है ये? देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सम्मान करता हूं। डॉक्टर टीना भी बहुत, मैं कह रहा हूं, हम लोगों के साथ कई डिस्कशन में आई हैं और बहुत तरीके से अपने तर्कों को रखते हैं। अनुजा जी भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं था सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का। हमें जो आपने एक देश के जनता के सामने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाए थे, हमें उस कुछ तथ्यों के सामने में हमें भी बताना जरूरी है जी कि मीडिया का भी एक काम होता है। जब राहुल गांधी सीधे सीधे मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया चुप है, तो हमें कम से कम ये देखने की जरूरत पड़ती है कि इसमें सब्सटेंशियल क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। जो राहुल गांधी का बयान था, हमने उसको समझने की कोशिश की है। सिर्फ डॉक्टर टीना, हमने उसमें कोई अपने ऊपर से अलग से कुछ लगाने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ ये है कि इलेक्शन के समय में आप जब आरोप लगाते हैं, तो आरोप के लगाते समय में आप जब एक मुद्दे ढूंढते हुए दिखते हैं, आप सीधे सीधे जो मोदी सरकार पे सवाल उठाते हैं, उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे सवाल उठाते हुए, तब आप अगर कोर्ट की बात नहीं करते हैं, तब आप इलेक्शन कमीशन की बात नहीं करते हैं, उसकी बात को आप उस प्रक्रिया को हटा लेते हैं, तो माना जाएगा कि आप जिस नैरेटिव को बना रहे हैं उसको विक्टिम प्ले कार्ड ही कहा जा सकता है। और ये करने की कोशिश में जनता को भी इतनी समझ है कि उसकी हकीकत क्या है और इसका नैरेटिव क्या है। जी जी बिल्कुल। और आपने जो अंतिम बात कही कि जनता को भी समझ में आता है कि हकीकत क्या है, नैरेटिव क्या है, बनाने की जरूर कोशिश की जा सकती है। कौन सही है कौन गलत है, ये आखिर में जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि जो सब्सटेंस है, वो जब आप ये आरोप लगा देते हैं कि मीडिया भी इसमें चुप है, तो सब्सटेंस को, जो फैक्ट्स हैं, उसको कम से कम लोगों के सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर टीना आपका, अनुजा कपूर आपका और विनोद मिश्रा जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक की, जहां मंदिरों पर टैक्स विधेयक वापस लिया गया है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां मंदिरों पर टैक्स विधेयक वापस हो गया है। राज्यपाल ने उसको, सरकार को, विधानसभा को वापस कर दिया है। कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकार के मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले विधेयक को वापस लौटा दिया है। सिद्धारमैया सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाने का प्रावधान लेकर आई थी, तो मंदिरों पर टैक्स लगाने का प्रावधान लेकर आई थी, जिसको राज्यपाल ने वापस कर दिया। राजभवन से कहा गया है कि धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक अभी कोर्ट में लंबित है। ये कहा गया कि ये कोर्ट में है अभी मामला। पिछले महीने कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी ने इसे जजिया टैक्स कहा था। जजिया टैक्स यानी कि जो औरंगजेब के समय में लगाया जाता था, वो टैक्स की बात है। राज्य सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा धन अर्जित करने वाले मंदिरों पर 10% टैक्स का प्रावधान किया था। सरकार ने कर्नाटक विधानसभा में मंदिरों पर 5 से 10% कर वसूली का विधेयक पारित कराया था कि मंदिरों से 5 से 10% कर वसूले जाए। बीजेपी ने खाली खजाने को भरने का एक बड़ा आरोप लगाया था कि ये खाली खजाना भरने का एक तरीका है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही है। आयशा, सबसे पहले तो ये जो धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक है, ये क्या इसके प्रावधान है और क्या आपत्ति इस पर राज्यपाल को थी? और बीजेपी ने भी पहले इसको जजिया टैक्स बताया था, किस तरह से उसको जजिया टैक्स कह रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये विधेयक को लेकर काफी हंगामा हुआ था विधानसभा में और बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी एक्ट कहा था, क्योंकि ये जो रिलीजियस एंडोमेंट चैरिटेबल एक्ट है, इसका संशोधन किया है सरकार ने। और सरकार ने कहा कि जो मंदिरों का जो आय होती है उसमें से 5 से 10% जो है वो इनकम सरकार को दे दिया जाए। और सरकार का ये कहना था कि इसके लिए एक कॉमन पूल बनाया जाएगा, जिसके तहत ये सारा पैसा इकट्ठा करके सरकार इन्हें मंदिरों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेगी। और दूसरी बात जो काफी आपत्तिजनक थी, जो विवाद का कारण रही, बीजेपी ने लगातार इस बात को लेकर विरोध किया कि इस एक्ट के तहत जो मैनेजिंग कमेटी होती है मंदिरों की, इन मैनेजिंग कमेटीज में गैर हिंदू यानी नॉन हिंदूज को या किसी भी धर्म के एक सदस्य को मेंबर बनाया जा सकता था। तो ऐसे में बीजेपी यही सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार सरकार मंदिरों पर ही क्यों इस तरह की शर्तें थोप रही है, क्यों ये शर्तें जो है दूसरे धर्म स्थलों पर नहीं है? क्या मस्जिद में ऐसा हो सकता है कि कोई हिंदू सदस्य मस्जिद का मैनेजिंग कमेटी का सदस्य बन सकता है? तो ये तमाम सवाल जो है बीजेपी ने खड़े किया था। ऐसे में सरकार, इसके बावजूद सरकार ने विधानसभा में ये बिल पारित कर लिया था, लेकिन काउंसिल में ये बिल डिफीट हो गया था। और इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने इस बिल को राज्यपाल को भेजा और यहाँ पर राज्यपाल की स्वीकृति के वक्त राज्यपाल ने यहाँ पर ये 2 मुद्दे उठाए और क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या इस तरह की शर्तें जो मंदिर की आय है, जो मंदिर के फंड की आय है, वो जो है दूसरे धर्म स्थलों पर भी लागू होती है? क्या ये मस्जिदों पर या फिर चर्चों पर भी लागू होती है? तो राज्यपाल ने यही सवाल पूछे हैं और सवाल खड़े किए हैं कि क्यों इतनी सख्ती मंदिरों पर ही क्यों है? तो बीजेपी ने इस पूरे बिल को हिंदू विरोधी बिल माना था, बताया था और इस पर काफी हंगामा हुआ था। और सरकार ये जानती थी। देखिए, आज ये बात सामने आई है जब राज्यपाल ने पॉइंट आउट किया है कि साल 2012 में ही इस बिल को कोर्ट में चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, कर्नाटका के धारवाड़ हाई कोर्ट बेंच में चैलेंज किया गया था और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है अभी। इसके बावजूद सरकार ने इस बिल को विधानसभा में टेबल किया और इसको लेकर काफी हंगामा खड़ा हुआ था। और अब राज्यपाल ने साफ साफ कह दिया है कि इस पर सफाई चाहते हैं और ये बिल राज्यपाल स्वीकृत नहीं करते। तो ऐसे में राज्यपाल ने इस बिल को वापस कर दिया है और सरकार को अब राज्यपाल को जवाब देना होगा। तो 2 बातें जो बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्या ये उससे जुड़ा हुआ इसको देखा जा सकता है राजनीतिक माहौल में? एक बात। और दूसरी बात कि अब ये इसकी प्रक्रिया राज्यपाल ने वापस कर दिया है तो क्या होगा? जी देखिए, बीजेपी यही कह रही है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है उसी का हिस्सा ये है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि कर्नाटक सरकार ने बजट में जो 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए हैं, वक्फ बोर्ड के तहत जो मस्जिद होते हैं, जो मदरसे होते हैं, उनकी बेहतरी के लिए दे दिए हैं। और दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि मंदिरें जो है अपनी तरफ से, अपने फंड से सरकार को 10% पैसा दे दे। तो ये जाहिर सी बात है, बीजेपी ये मुद्दा लगातार उठा रही थी कि एक तरफ आप इस तरफ एक समुदाय को खुश करने के लिए 100 करोड़ रुपए बजट में पेश करते हैं, दूसरी तरफ मंदिरों से आप पैसा जुटा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया था। तो जाहिर है बीजेपी इस पूरे मामले को कांग्रेस सरकार के सिद्धरामैया की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर ही देख रही है। तो अब जबकि ये बिल रिटर्न हो गया है तो सरकार को इसमें चेंजेस लाने होंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन देना होगा राज्यपाल को। और अगर राज्यपाल फिर भी नहीं मानते तो इस बिल में दोबारा चेंजेस लाकर दोबारा ये बिल विधानसभा में पेश होना होगा और विधानसभा में पेश होने के बाद इसे काउंसिल में भेजा जाएगा और दोबारा राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जी, जो दूसरे धर्मों की संस्थाएं हैं, ये भी आरोप था कि जो दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं अलग अलग धर्मों की, चाहे वो क्रिश्चियंस की हो या मुस्लिम्स की हो या दूसरे धर्मों की हो, उनके ऊपर इस तरह का टैक्सेशन की प्रक्रिया नहीं थी क्या? ये भी थोड़ा स्पष्टीकरण चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है या फिर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है कि ये इन धर्म स्थलों से सरकार को 10% या 5% पैसे जुटाने होंगे, यानी कॉमन मिनिमम पूल बनाना है। तो अभी तक ऐसा इस बिल में हो या फिर सरकार की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं है कर्नाटक में
कि हमने देखा कि मस्जिदों की तरफ से, दरगाह की तरफ से या फिर चर्च की तरफ से किसी तरह का फंड जो है जो इन्हें आता है वो सरकार को दे दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस या ऐसी प्रोसीजर कहीं नहीं है कर्नाटक में। तो इस बिल के तहत हालांकि कांग्रेस सरकार ये कह रही थी कि ये बिल बहुत पुरानी बिल है, साल 2012 में ही ये बिल लागू हुआ था, तो उसके बावजूद सरकार, जबकि कोर्ट में ये पूरा कानूनी मामला है, इसके बावजूद सरकार इस बिल को टेबल करके अपनी तरफ से पारित कर दिया और जबरदस्ती सरकार ये जताने की कोशिश कर रही थी कि मंदिरों को कंट्रोल कर रही, तो इसी वजह से बीजेपी इसे हिंदू विरोधी बिल मान रही थी। ठीक है, इस पर आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां पर हम अपने दर्शकों को एक ब्रेकिंग खबर से रूबरू करा दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामा दायर करने का आज आखिरी तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि वो 21 तारीख तक हलफनामा दायर करे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। वो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी इसमें जानकारी दी गई है। एसबीआई का ऐसा कहना है कि इस आदेश में सभी जानकारी दी गई है। सारी जानकारी 21 मार्च तक उपलब्ध कराने को जो कहा था अदालत ने, वो दे दी गई। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, तो अब बहुत सारे, जिसको कहना चाहिए कि एक मन में जो जिज्ञासा थी लोगों के और जहन में कि इससे जुड़े हुए जो भी चीजें थी वो अब सामने आ सकेंगी। बिल्कुल निखिल, इसमें अब से कुछ देर पहले ही ये जो एफिडेविट मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसको दे दिया है एसबीआई के चेयरमैन ने। और इसमें ये कहा गया है कि जो भी जानकारी एसबीआई के पास थी इस संबंध में, वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। इसमें कि हर बॉन्ड का नंबर, बॉन्ड कितने का था, किसने खरीदा, कितनी तारीख को खरीदा, कौन सा बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कैश कराया, ये सारी जानकारी अब इलेक्शन कमीशन के पास है। हालांकि इसको पब्लिक डोमेन में आने में थोड़ा सा समय भी और निखिल और लग सकता है, क्योंकि अंत में ये जानकारी चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर रिलीज करनी है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें डायरेक्शन दी गई थी जी। और 21 मार्च की डेडलाइन थी, जैसा आप अभी बता ही रहे थे, कि आज शाम को 5 बजे तक का समय दिया था कोर्ट ने एसबीआई को कि वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे ताकि इसे सार्वजनिक किया जा सके। उसी के कंप्लायंस में ये एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। तो यानी कि जो अभी सारी जानकारियां बहुत सारे राजनीतिक दल, जिसको ये कहा जाए कि छुपा रहे थे या ये कहा जाए कि वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक डोमेन में आए, वो अब कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग देर सवेर इसको पब्लिश कर देगा अपनी वेबसाइट पे। हाँ बिल्कुल निखिल, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ ने, अगर हम कहें कि 26-27 पार्टियों को इससे डोनेशन मिली थी, उनमें से 10 पार्टियों ने हालांकि निखिल स्वैच्छिक तौर पर जानकारियां सार्वजनिक कर दी थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अब भी ये कह रही थी कि उनको ये नहीं मालूम है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड उनको किसने दिए थे। कुछ पार्टीज का ये दावा था कि उनको इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, उसको उन्होंने इनकैश कराया, देने वाले की जानकारी उनके पास नहीं है। इसके लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की का सोर्स पे जाकर के पता करना होगा, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर से आप पता कर सकते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड हमको किसने दिया था, पार्टी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी अब सार्वजनिक हो जाएगी, ये उम्मीद की जाती है। हालांकि अब ये दोनों अलग अलग लिस्ट होंगी, क्योंकि एसबीआई ने जो डेटा प्रोवाइड कराया था, जो दिया था इलेक्शन कमीशन को, वो 2 डेटा थे जो अलग अलग रखे गए थे। पहला डेटा जो था वो खरीदने वालों का डेटा था, दूसरा डेटा था उसको एनकैश कराने वाली पार्टीज का लिस्ट थी। तो ये अभी लिस्ट अभी अलग अलग ही होंगी, और इसको लेकर के जो जैसा कि जो लोग इस चीजों से जुड़े रहे हैं, वो उम्मीद है कि इन दोनों डेटा को मिला करके एक नई रिपोर्ट सामने लाएंगे कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को मिला। हालांकि जैसा मैं बता रहा था कि 10 पार्टियां पहले ही स्वैच्छिक रूप से बता चुकी हैं कि उनको किस किस कंपनी से, खासतौर से कॉर्पोरेशन से डोनेशन मिली थी। जी, तो एसबीआई को जैसा कि आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 21 मार्च तक सारी जानकारी उपलब्ध कराएं अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को, वो सारी जानकारी कि कौन सा बॉन्ड था, उसका क्या नंबर था, उसकी क्या कीमत थी, किसने दिया, किसने खरीदा, क्या कुछ रहा, वो पूरी डिटेल्स जो है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने इसे दायर किया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे विकास सारथी। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।